अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर। जैसा कि आपके साथ वादा किया था, वी विल बी स्टार्टिंग अ मैराथन सीरीज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। द फर्स्ट चैप्टर व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बेटे, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हमको दो टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक विल बी मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। और दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें है वो हमारे जेई नीट में भी इंपॉर्टेंट होता है और हमारे बोर्ड्स में भी, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट रोलिंग। सो पहला जो हमारा यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बेटे, अगर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, अगर हम कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स की दुनिया में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। किसी भी चीज को अगर आप मेजर कर सके किसी भी तरीके से, चाहे आप उसको थ्योरेटिकली मेजर करें, चाहे आप उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करें, जब आप किसी भी चीज को मेजर कर सके या क्वांटिफाई कर सके, that is known as a physical quantity. So physical quantity is anything which can be measured. It can be either measured experimentally or you can measure it theoretically by using equations. Now the question is, why we need to measure quantities? हमको quantity को quantify करना या quantities को measure करना क्यों important है? What is the need of measurement? मेजरमेंट की नीड क्या है? देखो बेटे, अगर हमको क्वांटिटी को क्वांटिटी का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग अगर हमको होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी एबल टू मेजर दैट क्वांटिटी। वेदर आप एक्सपेरिमेंट उस क्वांटिटी पे करो और उसके बाद उसको मेजर करो, या वेदर आप इक्वेशन अप्लाई करो, उस क्वांटिटी का वैल्यू ऑब्टेन करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी एबल टू मेजर दैट क्वांटिटी। वो क्वांटिटी मेजरेबल होनी चाहिए। और अगर मैं आपको बता दूं, द फिजिकल क्वांटिटी, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल quantity mathematically, I represent physical quantity by an equation that is Q is equal to nu। तो मेरे पास जो क्वांटिटी होती है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली, we represent it by an equation Q is equal to nu। What is this n? Q represent करता है क्वांटिटी, n represents magnitude of a quantity, it represents magnitude, और जो u है बेटे, it represents unit of a quantity। so quantity में दो चीजें हैं, एक तो इसमें magnitude है और इसमें unit है। अब आपका अगला सवाल होगा, सर what this unit is? इस यूनिट का मतलब क्या है सर? यूनिट इज a reference system और यूनिट इज a standard which is used to measure a physical quantity। किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है बेटे, उस क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, उस मेजरमेंट के लिए मैं एक रेफरेंस सिस्टम एम्प्लॉय करता हूं, मैं एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉय करता हूं, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं क्वांटिटी को मेजर करूंगा। वेदर दैट यूनिट विल बी एसआई सिस्टम, वेदर दैट यूनिट विल बी सीजीएस सिस्टम, वेदर दैट यूनिट विल बी एमकेएस सिस्टम, और वी कैन हैव एफपीएस सिस्टम। हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स में अवेलेबल है। बट ये यूनिट होता क्या है? यूनिट होता है एक रेफरेंस सिस्टम जो हम यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। सपोज आई एम हैविंग ए पेन, अगर मुझे पेन की लेंथ मेजर करनी होगी तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड मैं सेट करूंगा पहले, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं इस पेन की जो लेंथ है वो मेजर करूंगा, ठीक है ना। या मुझे मास किसी चीज का मेजर करना है, मेरे पास कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसके हिसाब से मैं उस मास को मेजर करूंगा। इफ आई वांट टू मेजर टाइम, अगर मुझे टाइम मेजर करना है, टाइम इज अ क्वांटिटी, इट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी, तो अगर मुझे टाइम मेजर करना है, कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए जिससे मैं उस क्वांटिटी को मेजर करूंगा। सो अगर इन दो में से कोई भी एक मिसिंग होगा, we cannot have full meaning of a quantity। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं बेटे, मास मैं लिखूंगा, मास इज इक्वल टू 3, बट मैं 3 के सामने कुछ भी नहीं लिखूंगा, I cannot have full meaning of this quantity because this is ambiguous। क्या ये केजी है, क्या ये ग्राम है, क्या ये किलोग्राम है, या क्या ये टन है, क्या ये क्वांटल, इट कैन बी एनी एनी यूनिट हियर, ठीक है। सो इस 3 का मुझे पूरा मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होगा। अगर मैं लिखूंगा टाइम, टाइम इज इक्वल टू सेकेंड्स, ये भी मेरे बेटे इसका भी फुल मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होगा। यहां तो मैंने यूनिट लिखा है मगर मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का जो है एम्प्लॉय नहीं किया। आई हैव नॉट यूज्ड द वैल्यू ऑफ एन, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड क्वांटिटी फुली जब तक मैं उसको मेजर नहीं करूंगा। और अगर मेजर करूंगा, मेजरमेंट करने के बाद मैथमेटिकली मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, Q इज इक्वल टू एन यू, एन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड यू रिप्रेजेंट्स
यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। यूनिट मैंने आपको अभी समझाया। अब सवाल है हम यूनिट क्यों एम्प्लॉय करते हैं, व्हाई वी एम्प्लॉय ए यूनिट। हम किसी भी क्वांटिटी को यूनिट एम्प्लॉय क्यों करते हैं। मैंने आपको अभी बोला यूनिट एक रेफरेंस सिस्टम है जो हर एक ऑब्जर्वर यूज करता है उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और ये यूनिट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यूनिट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, या डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, डिफरेंट डिफरेंट पर्संस अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स एम्प्लॉय करेंगे, यूज करेंगे, देयर विल बी कियोस, देयर विल बी कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा एक रेफरेंस सिस्टम यूज करेगा उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दूसरा बंदा दूसरा सिस्टम यूज करेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, वहां पर कंफ्यूजन होगा, कियोस होगा, ट्रेड नहीं हो सकता कंट्रीज के बीच में, या बाकी जो फुल अंडरस्टैंडिंग किसी भी क्वांटिटी की अगर हम बताएंगे नहीं हो सकती। बिकॉज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर दो कंट्रीज के बीच में कपड़ा जो है वो ट्रेड करना है, ठीक है, अगर कपड़ा ट्रेड करना है, ठीक है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री में, ठीक है, एक कंट्री ने सपोज बोला कि भाई साहब आप बताइए आप 400 मीटर कपड़ा भेजिए, वहां का जो 1 मीटर की लेंथ है वो ज्यादा होगी। अब जिस कंट्री के साथ इसको ट्रेड करना है, अगर वहां का 1 मीटर लेंथ जो है वो छोटा होगा या बड़ा होगा उस कंट्री से जिससे इसको ट्रेड करना है, तो वहां का 400 मीटर लेंथ और इस कंट्री का 400 मीटर लेंथ सेम नहीं होगा, सो देयर विल बी मैस, देयर विल बी कियोस। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कियोस वी यूज ए स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब यहां पर आप देखिए मेरे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है कौन सा, आई शुड पेन दिस डाउन, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं एफपीक्यू, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं डीपीक्यू। हमारे पास फिजिक्स की दुनिया में पहले फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी वो यहां पर हमारे पास 3 होती थी, लेंथ होता था, मास होता था, टाइम होता था, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 एडिशंस और हो गए, तो टिल डेट वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसमें हमारे पास कौन कौन होता है बेटे, मास होता है, हमारे पास लेंथ होता है, हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट केल्विन, हमारे पास करंट होता है जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है जिसको हम कैंडेला से लिखते हैं, और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसका यूनिट मोल है, ठीक है। तो ये सातों क्वांटिटीज हमारे पास फंडामेंटल होती है। आई विल टेल यू व्हाट फंडामेंटल इज ऑल अबाउट। उसके बगैर जितनी भी फिजिक्स की दुनिया में क्वांटिटीज है वो सारी की सारी मेरे बेटे डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है। इज दैट क्लियर? अब अगला सवाल है सर ये फंडामेंटल होता क्या है और डिराइव्ड होता क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो बिल्कुल बेसिक होती है, जो बिल्कुल क्या होती है, हम बोल सकते हैं प्राइमरी होती है, ठीक है। इन क्वांटिटीज से फिजिक्स की या नेचर की सारी क्वांटिटीज बनती है, मगर ये क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटी में आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर फंडामेंटल, दीज आर बेसिक, दीज क्वांटिटीज आर प्राइमरी क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज से बाकी क्वांटिटीज बनती है, मगर ये क्वांटिटीज बोलो बेटे किसी और क्वांटिटी से नहीं बनती, बिकॉज दे आर फंडामेंटल। डिराइव्ड क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती है व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल। सो जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन होती है उनको हम मेरे बेटे, उनको मेरा बच्चा हम बोलते हैं डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, हमारे पास फील्ड है, जितने भी फील्ड चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो, न्यूक्लियर हो, जितने भी हमारे पास फील्ड्स है, रेजिस्टेंस हो, ये सारे के सारे जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, बिकॉज दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। सो इन शॉर्ट, in total we can say fundamental quantities are pretty basic and derived quantities are those quantities which are obtained in terms of fundamental quantities. Now let's proceed. हमारे पास जो नेक्स्ट है मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल, सीजीएस, एफपीएस, हमारे पास एमकेएस भी हो सकता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, बट द सिस्टम which will be using most is SI system international because it's worldwide accepted. हम ये सिस्टम पूरी दुनिया में यूज करते चले आ रहे हैं, और जब थ्रू द वर्ल्ड सेम होगा तो कंफ्यूजन का मेरे बेटे कोई सवाल नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटीज है, अभी मैंने बोला दो, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू NU। डिराइव्ड क्वांटिटीज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू NU, क्योंकि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल तरीका तो यही है। अब बताइए, अगर मुझे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे यूनिट भी होना चाहिए, मुझे क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अभी मैंने बोला बेटे, बोलो, आप बोल सकते हो यूनिट एक स्टैंडर्ड है, यूनिट एक रेफरेंस है जो मैं यूज करता हूं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो सर अगर क्वांटिटीज के दो टाइप्स है तो यूनिट्स के भी दो टाइप्स होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स और हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल units are those units which represent fundamental physical quantities. So जो units fundamental physical quantities like length, mass, time, अभी मैंने बोला चार इसमें और होती है, जो units इन fundamental quantities को represent करने के लिए यूज होती है they are fundamental, और जो units derived physical quantities को represent करने के लिए होती है, I've quoted some examples, वो उनको मैं कहूंगा derived units. Okay? तो अगर आप next देखोगे हमारे पास नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोर्ड एग्जाम हमको पूछ सकता है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, आर देयर एनी रूल्स व्हिच वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर, इन एनी न्यूमेरल? यस, significant figures are those digits, are those figures which are known, which are reliable, which are 100% 100% correct. हमको वो वाले units, हमको वो वाले figures significant figures कहलाते हैं जो एक तो 100% correct होंगे, जो reliable होंगे, जो known होंगे, प्लस इसमें एक ऐसा डिजिट होता है, एक ऐसा डिजिट लेना होता है which is uncertain, जिसमें हमको डाउट होगा। जिस डिजिट पे हमको डाउट होगा, मेजरमेंट में जो डब्बियस जो है डिजिट होगा, एक तो वो हमको लेना है और वो वाले डिजिट्स लेने हैं which are 100% known, which are reliable। इसलिए यहां लिखा भी है जो प्रिसाइज होंगे, जो डिजिट्स प्रिसाइज होंगे, जिनमें प्रिसिशन होगी, जो रिलायबल होंगे, हम उनको क्या बोलते हैं? हम उन डिजिट्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आप लिख भी सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू कैन नोट इट डाउन, दीज आर डिजिट्स which are, come on, digits which are known, which are reliable, which are known, which are reliable, which are correct, plus one digit which is uncertain। एक ऐसा डिजिट होता है which is uncertain, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? और मेरे बेटे, जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं हम चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी की जो डिग्री है वो कम रहे, प्रिसिशन जो है ज्यादा रहे। सर ये प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन मींस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारी जो है वो मेजरमेंट की ज्यादा रहे। ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, और ये डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट पे विच यू आर एम्प्लॉइंग टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अगर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट होगा, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट में हमारे पास सर कौन से डिजिट्स रिलायबल होते हैं और कौन से डिजिट जो है वो डबियस होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं जिसमें हमको डाउट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एक लेंथ है, मैंने लेंथ मेजर किया 2.1 मीटर। अगर मैंने लेंथ मेजर किया, ये जो मेजरमेंट का लास्ट वाला डिजिट होता है ना बेटे, ये हमेशा डाउटफुल होता है, ये हमेशा डबियस होता है। अब तू बताएगा क्यों? लास्ट वाला क्यों, पहला वाला क्यों नहीं? बिकॉज एक टर्म होती है, ये मैंने क्लास में भी बहुत बार बता चुका हूं, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू which an instrument can measure। smallest value which an instrument can measure। जो इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू मेजर करेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेरा बच्चा हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। अब याद रखो, छोटे से छोटा वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकेगा, जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज a value, smallest value which an instrument can measure। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है या मेजरमेंट की होती है ज्यादा। तो जो एक्यूरेसी होती है, प्रिसिशन होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटे लीस्ट काउंट को। जितना लीस्ट काउंट ज्यादा उतना एक्यूरेसी कम, जितना लीस्ट काउंट कम उतना एक्यूरेसी ज्यादा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट
हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बड़े से बड़ा कितना मेजर करेगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट मैटर्स इज कि छोटे से छोटा कितना ये मेजर कर पाएगा, और जितना छोटे से छोटा मेजर करेगा बेटे याद रखिएगा उतना उसकी एक्यूरेसी जो है, उतना उसका मेजरमेंट का जो एफिकेसी है वो ज्यादा होगा। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। सपोज अगर मेरे अभी एग्जांपल आपको दी, लेंथ मेजर किया 2.1 मीटर। 2.1 मीटर का मतलब है मेरा बच्चा, इसका मतलब है 2 मीटर प्लस 0.1 मीटर। क्या इसका मतलब मेरे बेटे 2 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, बिकॉज 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर। उसके बाद मुझे किसी बच्चे ने बोला सर लेंथ इज 2.14 मीटर। सर अब बताइए अब क्या बोलोगे? अब मैं बोल सकता हूं इट इज मेरे बेटे 2 मीटर प्लस 0.14 मीटर। क्या मेरे बेटे मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 मीटर, ध्यान रखे 2 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। क्या मेरे बेटे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 2 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 2 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 14 है। क्या मेरे बेटे मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर जो है, इसको अगर आप देखोगे ये ना 0.14 मीटर 14 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं इसको mm में बताऊं, क्या मैं बोल सकता हूं इट इज 140 mm? यस, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप देखोगे मैंने मीटर, इस मेजरमेंट और इस मेजरमेंट में क्या फर्क है? इस मेजरमेंट में मीटर स्केल के बाद मैंने कहां तक मेजर किया? सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट में सबसे छोटी लेंथ जो होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर ये मेजर कर सकेगा तभी तो 10 मेजर करेगा भाई साहब। यस सर। इसमें बताइए मीटर के बाद आपको आया सेंटी, सेंटी के बाद आप किस में चले गए? एमएम में चले गए। तो इसका मतलब यहां पर आपने मीटर भी मेजर किया, सेंटीमीटर भी मेजर किया, और आप 140 mm कब मेजर कर पाओगे? जरा दिमाग लगाओ। 140 mm तब मेजर कर पाओगे जब इंस्ट्रूमेंट छोटे से छोटा 1 mm मेजर करेगा। इसका मतलब है दिस मेजरमेंट इज अप टू सेंटीमीटर स्केल, दिस मेजरमेंट इज अप टू mm स्केल। अगर उसके बाद मैं एक और एग्जांपल बताऊं, मैं लिखूं 2.1437 मीटर। इसका मतलब मेरे बेटे मैं एक तो 2 मीटर मेजर कर रहा हूं प्लस मेजर कर रहा हूं 0.1437 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करूं, ये mm के बाद भी mm के नीचे भी चला जा रहा है। देखिए यहां सबसे लोएस्ट था 1 mm। जरा बताइए यहां कितना होगा? 2 मीटर प्लस, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, मल्टीप्लाई 100 करना है, वो आएगा 14.37 सेंटीमीटर। अगर उसको और ब्रेक करूं तो 2 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर हो गया 3.7 mm। 3.7 mm का मतलब मेरे बेटे अगर मैं और ब्रेक करूं, इट इज 2 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 3 mm प्लस 0.7 mm। इसका मतलब ये 1 mm से भी नीचे मेजर किया है इसने। क्यों? फ्रैक्शन आ रहा है। 0.7 mm तभी मेजर होगा जब इसने लीस्ट में कम से कम ये मेजर करेगा 0.1 mm। इसका मतलब जितने मैं डेसिमल के बाद प्लेसेस बढ़ा रहा हूं, मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट होता जाता है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं इन लेंथ्स को मेजर करूंगा उनका एलसी कम हो रहा है, उनका लीस्ट काउंट कम हो रहा है। सो जितना लीस्ट काउंट कम हो जाएगा उतना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो जितना आपका लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का कम होगा, सर ने बोला उतना एक्यूरेसी मेजरमेंट की ज्यादा होती है। जितना लीस्ट काउंट ज्यादा होता है उतना एक्यूरेसी कम होती है। अब जरा खुद बोलो, मैंने जो आपको पॉइंट बोला, लास्ट वाला सबसे इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो सबसे डाउटफुल क्यों होता है? बिकॉज वी डोंट नो हमारा मेजरमेंट उधर ही स्टॉप होगा कि उसके बाद भी और कोई डिजिट होगा, हमको कहां पता है? इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। यहां पर अगर आप देखोगे जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया उसका लीस्ट काउंट कितना था? ये था ना, इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर था। उसके बाद जो आपका ये वाला मेजरमेंट था उसका लीस्ट काउंट 1 mm था। 1 mm मींस यहां था 1 सेंटीमीटर, यहां था 0.1 सेंटीमीटर, दैट्स 1 mm। उसके बाद जब मैं यहां पर देखा मैंने, वहां पर क्या होता था? वहां पर अगर आप देखोगे यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस थे? 1, यहां डेसिमल के बाद 2 थे, यहां डेसिमल के बाद 2 नहीं 4 है। तो इसका मतलब अगर यहां mm था, यहां पर mm के भी नीचे जाएगा, mm के भी नीचे जाएगा, ठीक है? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर अगर आप देखोगे जितना मैं नीचे नीचे चला जाऊंगा उतना मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट होता जाएगा, उतना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आई होप यू गॉट इट, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस रूल्स व्हिच वी हैव टू यूज?
while studying physics, जब हम कोई भी फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, क्लास में भी बता चुका हूं बहुत बार, हमको हमेशा खास ख्याल रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। हमारी अपनी सारी कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द रूल्स फॉर significant figures, rules for writing down significant figures. What are the rules for significant figures? Rule number 1, all non-zero digits, जितने भी non-zero digits हैं मेरे बेटे, all non-zero digits are significant. जितने भी हमारे पास non-zero digits होते हैं ना, जीरो के बगैर, वो सारे के सारे significant है। All the digits starting from 1 to 9, they are all significant. Because मैंने आपको पहले भी बोला, significant means important, which are reliable, which are known, plus एक ऐसा डिजिट लेना होता है साथ which is uncertain। क्यों? वो हमेशा लास्ट वाला होता है, because we don't know हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होता है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अगर किसी का लीस्ट काउंट कम है, कम का मतलब क्या है, वो उसमें डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेसेस ऑफ डिजिट्स होंगे, तो वो ज्यादा मेजर करेगा एक्यूरेटली। अगर किसी का लीस्ट काउंट जो है वो क्या होगा, किसी का लीस्ट काउंट ज्यादा होगा, वो उतना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से मेजर नहीं करेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल 73 लिखूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। अगर मैं 41 लिखूं या 415 लिखूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। अगर मैं 47895 लिखूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है, बिकॉज़ ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, ऑल जीरोस, जितने भी जीरोस होंगे बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं पहले ही बता चुका हूं, द कंटेंट व्हिच आई एम टीचिंग हियर इज मेटिकुलसली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें एक क्वेश्चन या जो इसके बाद डायमेंशंस बताने वाला हूं उसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट इट्स डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। ओके, so keep that in mind. All zeros between two non-zero digits are significant. That means 101, जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है वो सिग्निफिकेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जीरो लेना है भाई साहब। यस सर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं लिखूंगा 50789, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं सर ऐसे बोलूं 107085, इसमें कितने होंगे, 2 4 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जीरो भी दो नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है, सो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल, रूल नंबर 3, all zeros trailing non-zero digit, all zeros trailing non-zero digit, trailing होता है जो बाद में आते हैं, all zeros trailing non-zero digit are not significant, they are not significant। जितने भी जीरोस ट्रेल करते हैं मेरे बेटे नॉन जीरो डिजिट को, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने अभी ये नहीं कहा कि डेसिमल पॉइंट होगा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अगर यूनिट क्वांटिटी का मेजरमेंट का यूनिट 7 हो, मैंने सिंपली कहा ऑल जीरोस ट्रेलिंग नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 100, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है भाई साहब, नोट इट डाउन। 100 में एक ही, बिकॉज ये 2 जीरोस ट्रेल कर रहे हैं किसको, नॉन जीरो डिजिट को, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मैं 7000 बोलूं, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट होगा। अगर मैं 150 बोलूं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज जीरो ट्रेल करता है इन 2 नॉन जीरो को। खाली ये 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 3। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दूसरा है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तीसरा ऑल जीरोस ट्रेलिंग आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 इज अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, they are not significant if the value of number is less than 1। जितने भी नंबर के वैल्यूज या जितने भी क्वांटिटीज या जितने भी मेजरमेंट्स लेस देन 1 होंगे, तो उनमें जितने जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट है एंड आफ्टर कौन सा, एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, बिफोर नॉन जीरो एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑल जीरोस बिफोर non-zero digit, all zeros before non-zero digit but trailing decimal point, trailing का मतलब है decimal point के बाद, are not significant,
are not significant provided value of number is less than 1. Provided value of number is less than 1. अगर मैं आपको बता दूं 0.0023, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास दो ही है, ये जीरोस लेने हैं नहीं, नॉन जीरो से पहले, डेसिमल के बाद, डेसिमल को ट्रेल करते हुए, नॉन जीरो डिजिट्स को पहले, ये सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज नंबर का जो वैल्यू है लेस देन 1. अगर मैं ऐसे कहूं 0.07354, इसमें मेरे बेटे 4 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो क्यों नहीं लेना सर? क्योंकि डेसिमल के बाद है, नॉन जीरो से पहले है, नंबर का वैल्यू जो है, बता, नंबर का वैल्यू लेस देन 1 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. उसके बाद सर अगर मैं रूल नंबर 5 बोलूं, अगर मैं ऐसे जीरो लूं जो ट्रेल करेंगे नॉन जीरो डिजिट को भी और जो ट्रेल करेंगे डेसिमल पॉइंट को भी, क्या वो सिग्निफिकेंट है? यस, दे आर सिग्निफिकेंट. ऑल जीरोस ट्रेलिंग, शाबाश, ऑल जीरोस ट्रेलिंग डेसिमल पॉइंट, एक तो डेसिमल पॉइंट को ट्रेल करेंगे एंड नॉन जीरो डिजिट को ट्रेल करेंगे. ऑल जीरोस ट्रेलिंग डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट आर what they are significant in nature. All zeros trailing decimal point and non-zero digit are significant in nature. ये सारे के सारे हमारे पास जो है significant होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखोगे